की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। लॉ ऑफ टॉर्ट्स हमारा क्लैट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज लॉ ऑफ टॉर्ट की ही पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। तो मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए टॉर्ट के बारे में देखिए दोस्तों। टॉर्ट टॉर्ट क्या है? ठीक है, टॉर्ट है हमारा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अपकृत्य। ठीक है, टॉर्ट को बोलते हैं अपकृत्य। टॉर्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इन्फ्रिंचमेंट होता है ना, तब टॉर्ट कमिट माना जाता है। ठीक है, टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक लैटिन भाषा का शब्द है ना। टॉर्ट जो है टोटम से बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और जो लिया गया है डिराइव्ड फ्रॉम केस लॉज एंड जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है गाइस, अब यानी एनी रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी ऐसा गलत कार्य जो किसी व्यक्ति के अधिकारों को इन्फ्रिंचमेंट करता है, वो हमारा टॉर्ट होता है। टॉर्ट जो है एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी कि टू वायलेट द लीगल राइट्स इज कॉल्ड टॉर्ट। ठीक है, अब दोस्तों टॉर्ट और क्राइम दो चीजें हैं हमारी। पहली चीज है हमारी टॉर्ट और दूसरी है हमारी क्राइम। तो सबसे पहले हम अंतर जानेंगे कि टॉर्ट क्या है और क्राइम क्या है। तो जो टॉर्ट है, टॉर्ट हमारा सिविल रॉन्ग होता है। टॉर्ट क्या होता है हमारा? सिविल रॉन्ग। एंड क्राइम क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है क्रिमिनल ऑफेंस। और टॉर्ट के अंदर में सिविल सूट फाइल किया जाता है एंड क्राइम के अंदर में क्रिमिनल सूट फाइल किया जाता है। और जो डैमेजेस है की बात यदि हम करेंगे, टॉर्ट के अंदर में जो डैमेजेस होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट टॉर्ट फाइल किया जाता है। और क्राइम जो है इसमें पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट जो अगेंस्ट टू सोसाइटी होता है। ठीक है, अगेंस्ट टू सोसाइटी हमारा पनिशमेंट मिलेगा क्राइम के अंदर में, और टॉर्ट में केवल आपको डैमेजेस मिलते हैं। अब बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स डिराइव्ड टू केस लॉज और जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक व्यक्ति, ए पर्सन हु कमिटेड टॉर्ट इज कॉल्ड टॉर्टफीजर। एक व्यक्ति जो टॉर्ट कमिट करता है उसको हम टॉर्टफीजर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डॉक्टराइन स्टडी ऑफ टॉर्ट्स। ये एक नया वर्ड है डॉक्टराइन। तो जो हम डॉक्टराइन करेंगे टॉर्ट का, तो इसके लिए हम दो मैगजीन्स लेंगे। एक हमारी होती है इंजूरिया सिने डैमनम। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा इंजूरिया सिने डैमनम। तो जो इंजूरिया सिने डैमनम है, इंजूरिया से मतलब होता है हमारा इंजरी, यानी कि बॉडीली इंजरी। सिने का मतलब होता है विदाउट, एंड डैमनम का मतलब होता है मॉनेटरी लॉसेस। तो इंजूरिया सिने डैमनम यानी कि एक ऐसी इंजरी हुई है जो मॉनेटरी लॉसेस के बिना हुई है। जैसे एक केस लेते हैं हम, सन 1703 का एशबे वर्सेस वाइट का एक केस है। तो उस केस के बारे में बात करेंगे। एशबे अपना वोट डालने जाता है और एक वाइट जो इलेक्टिव कमीशन का जो ऑफिसर होता है वो उसको वोट डालने से रोक देता है। हालांकि एशबे जिस व्यक्ति को वोट देना चाह रहा था वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, फिर भी उसका जो वोट डालने का राइट है, राइट टू वोट, जो इन्फ्रेंच किया गया है, फिर भी उसके जो राइट है, जो उसका फंडामेंटल राइट है, जो उसका मौलिक अधिकार है, उसको हनन किया गया है। इसलिए यहाँ पर लीगल रेमेडी अवेलेबल होगी, क्योंकि इसके राइट को इन्फ्रेंच किया गया है, तो यहाँ पे टॉर्ट कमिट किया जाएगा। सेकंड हम लेंगे अपना सेकंड मैगजीन्स के बारे में बात करेंगे, डैमनम सिने इंजूरिया। डैमनम जैसे कि आपको बताया मॉनेटरी लॉसेस, सिने विदाउट इंजूरिया यानी कि इंजरी, कोई इंजरी नहीं हुई, क्षति नहीं हुई। ठीक है, अब इसमें केस लेंगे हम ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल। देखिए
एक ये जो केस लॉ है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इनका अध्ययन करना अनिवार्य होता है। तो जो ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल है, ये एक टीचर ने ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के सामने अपनी क्लासेस चलाई हैं और उस विद्यालय, उस स्कूल की फीस से बहुत ही कम फीस में उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो इस पर उस स्कूल ने, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल ने उन पर केस फाइल किया कि इनकी वजह से हमारे जो लॉसेस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे बच्चे कमा रहे हैं। तो इस पर न्यायाधीश महोदय ने, जज मजिस्ट्रेट ने अपना ऑर्डर देते हैं वो कि देखिए आपको लॉस हुआ मानते हैं, लेकिन आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई, तो इसलिए इस केस में लीगल रेमेडी जो होती है वो आपको नहीं मिलेगी, लीगल रेमेडी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे टोर्ट। जो हमारा सिविल केस है, किन किन टोर्ट रिलेटेड टू सिविल केसेस, कौन कौन से ऐसे सिविल केसेस हैं जिनमें टोर्ट संबंधित है। सबसे पहले प्रॉपर्टी रिलेटेड केस। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड केस है टोर्ट माना जाता है, सिविल रॉन्ग होता है। ठीक है। रेपुटेशन, किसी व्यक्ति की रेपुटेशन से रिलेटेड होता है, किसी व्यक्ति की लिबर्टी से रिलेटेड होता है और किसी की बॉडीली इंजरी से रिलेटेड होता है, तो ये हमारा होता है सिविल रॉन्ग। अब इस केस में ये आपने टोर्ट को समझा। अब टोर्ट से संबंधित हम कुछ मेन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो हमारे क्लैट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहली बात है हमारी, सबसे पहला पॉइंट है हमारा असॉल्ट। असॉल्ट यानी कि हमला। जैसे आपको कोई व्यक्ति कहता है कि अगर आप यह कार्य नहीं करेंगे तो हम आपको पिटाई करेंगे या हम आपको मारेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, असॉल्ट हो जाता है, यानी कि हमला हो जाता है। इसमें आपको उसने टच नहीं किया, केवल आपको डांटा। इसमें आईपीसी, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 351 के अगेंस्ट पनिशमेंट मिलता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बिना टच किए खाली धमकाने से ही धमकाता है तो आईपीसी 351 के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो पनिशमेंट देगा। सेकंड होता है हमारा बैटरी। बैटरी यानी कि प्रहार। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप मुझे मेरे 100 रुपए नहीं देंगे तो मैं आपको मारूंगा, ये कहने के साथ साथ मैंने आपको मार दिया, तो इसमें क्या होता है कि आईपीसी 350, अकॉर्डिंग टू आईपीसी 350 350 और भारतीय दंड संहिता के तहत पनिशेबल ऑफेंस है ये पर। ठीक है, ये हमारा टोर्ट के अंदर में इंक्लूड किया जाता है। अगली बात नेक्स्ट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से मतलब होता है हमारा मिथ्या कारावास। मिथ्या कारावास का मतलब क्या होता है कि आप किसी को प्रेशराइज करके उसको कारावास में बंद कर देते हैं। जैसे मान लो मैं अपने बेटे को एक रूम में बंद कर देता हूं, तो सोचिए क्या वो मुझ पर केस कर सकता है? अरे नहीं, वो हमारा अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन यहाँ पर बदले की भावना से बिल्कुल ना सोच करके यहाँ पर देखना ये है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो रियल में केस लायक है। तो यानी कि गन पॉइंट पर किसी से कोई काम कराना या गन पॉइंट पर किसी को बंद करना, ये मिथ्या कारावास के अंदर होता है, जो हमारा आईपीसी 340 भारतीय दंड संहिता जो 340 है उसके तहत ये हमारा पनिशेबल है। ठीक है। अगली बात करते हैं हम वाइकेरियस लायबिलिटीज। जो हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी है वो होता है हमारा प्रतिनिहित दायित्व। प्रतिनिहित दायित्व जैसे हम किसी व्यक्ति को कुछ पैसा दे करके उससे कोई इलीगल कार्य को करा रहे हैं, वो कार्य लीगल नहीं है, इलीगल काम है, उसको करा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? जो व्यक्ति पैसा देकर उस काम को करा रहा है, और उसकी भी है जो ये कर रहा है, जो ये नहीं सोचता है कि मतलब इससे समाज को या सोसाइटी को क्या लॉसेस हो सकते हैं या किसी स्पेसिफिक पर्सन को, तो ये हमारा पनिशेबल एक्ट होता है। ठीक है। दूसरा होता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस यानी कि उपेक्षा करना या सावधानी का अभाव। ठीक है। जैसे
इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है ए, वो अपना मकान बना रहा है और जो मटेरियल है मकान बनाने से रिलेटेड सीमेंट वगैरह वो अपने घर के बाहर बनवाता है, सही है। अब वहाँ पर किसी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति जा रहा है अपने स्कूटर से, बाइक से, तो उसके कारण वो फिसल जाता है और फिसलने के वजह से उसको चोट लग जाती है। तो इस पर वो व्यक्ति उस व्यक्ति पर ए पर केस कर सकता है, क्योंकि वो उसकी नेग्लिजेंस के कारण, क्योंकि रास्ते पर सभी का अधिकार है और रास्ते पर उन्होंने जो ये सामान बनाया है तो उसकी नेग्लिजेंस के कारण उसको जो नुकसान पहुंचा, तो ये हमारा पनिशेबल ऑफेंस होता है, ठीक है। अगली बात होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है कठोर दायित्व। कठोर दायित्व से क्या मतलब होता है, चलिए इस बारे में हम लोग बात करेंगे। व्यक्ति है ए, ठीक है, इसने कोई जानवर को पाला हुआ है, ठीक है, और वो जानवर मतलब परेशान करता है, सही नहीं है, तो वो किसी व्यक्ति को जो है मार देता है, चोट पहुंचाता है ना। तो वो जो जिम्मेदारी है वो ए व्यक्ति है जिसके पास, जिसका वो जानवर है ना, जिसका वो जानवर है। यानी कि कठोर दायित्व को विभिन्न लोगों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति का जो मेंस रिया नहीं है किसी को हानि पहुंचाने का, फिर भी वो जो गलती मानी जाएगी वो उस ही व्यक्ति की मानी जाएगी, क्योंकि उसकी गलती के कारण, यानी कि उसने असावधानी जो बरती है उसके कारण दूसरे व्यक्तियों को जो नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो इसको जो है हम नो फॉल्ट, है ना, इसको हम नो फॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बिना किसी गलती के क्षति, ठीक है, जो ये होता है हमारा। अब इसको ऐसे ले लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति या किसी कंपनी की वजह से, कोई सामान रखने की वजह से कोई नुकसान होता है, ठीक है, तो उस नुकसान, भले ही उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना ना रहा हो, फिर भी बिना उद्देश्य के किसी व्यक्ति को क्षति होती है तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो उस व्यक्ति की मानी जाएगी, भले ही उसका कोई उद्देश्य ना रहा हो, ठीक है जी। अब बात करेंगे हम एब्सोल्यूट लायबिलिटीज की। जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी होता है हमारा कठोर दायित्व होता है, पूर्ण दायित्व होता है ना, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पूर्ण दायित्व। अब इसको हम एक केस के माध्यम से समझते हैं। जैसे भोपाल गैस केस था हमारा, उसमें क्या था, 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेटिक गैस थी, उसके रिसाव के कारण भोपाल में हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो 1984 का ये केस था, तो इसमें जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड थी, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई देखिए ये तुम्हारी वजह से जो गैस लीकेज हुई है, तुम लोगों ने उसको ध्यान नहीं रखा, या जो उसके मानक थे उसको पूर्ण नहीं किया, या जो भी कमियां रही हैं इसकी जिम्मेदारी ये आपकी है, ठीक है, आपकी वजह से लोगों को जो नुकसान हुआ तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। ये हमारा एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगली बात करेंगे हम नर्वस शॉक के बारे में। नर्वस शॉक यानी कि मानसिक आघात। मानसिक आघात, मान ले एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अचानक से आकर कोई ऐसी बात बोलता है जिससे उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको नुकसान पहुंचता है, तो ये हमारा होता है मानसिक आघात, ठीक है। अब बात करते हैं हम, चूंकि इससे बॉडीली इंजरी होती है मानसिक आघात से। अब बात करेंगे हम न्यूसेंस के बारे में। न्यूसेंस का मतलब होता है उपद्रव। उपद्रव का मतलब न्यूसेंस कि कहीं पर जो है किसी के घर के सामने बिना किसी कारण हॉर्न बजाना या हाई वॉल्यूम में साउंड को बजाना, तो इस तरीके से जो उपद्रव होता है ये हमारा जो है पनिशेबल ऑफेंस होता है, पनिशेबल एक्ट होता है, ठीक है, जिसको आईपीसी 268 के तहत पनिशमेंट दिया जाता है न्यूसेंस में। फिर एक होता है डिफामेशन। डिफामेशन मतलब मानहानि, ठीक है। तो जो मानहानि है वो किसी व्यक्ति के सम्मान में
अपशब्द कहना, है ना, या किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, जो रेपुटेड व्यक्ति है उसकी रेपुटेशन को कलंकित करना, तो ये हमारा जो है मानहानि होता है। ये हमारा आईपीसी सेक्शन 499, 500, 501, 502 है ना, आईपीसी की जो सेक्शंस हैं 499, 500, 501 एंड 502 के अंदर में पनिशमेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसको डिफामेशन को हम दो तरीके से कह सकते हैं कि एक तो होता है ये स्लैंडर का मतलब होता है हमारा ओरल, ठीक है, ओरल ही, और एक होता है हमारा रिटन। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है। अब हम बात करेंगे स्टेट कंज्यूमर फोरम के बारे में। तो जो स्टेट कंज्यूमर फोरम है उसके अंदर में 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के जितने भी केसेस होते हैं उनको लिया जाता है, उनको काउंट किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड बात करेंगे, अगली बात हम हमारी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जो है 20 लाख से कम तक की अमाउंट के केसेस को काउंट किया जाता है, जो 20 लाख की अमाउंट से कम है। ठीक है, अब बात करेंगे हम रीजनल कमीशन जो है हमारा, जो रीजनल है उसमें क्या होगा, मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा के जो वैल्यू का जो केस होता है उसमें उसको काउंट किया जाता है। तो ये तो थे हमारी जो क्लैट से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार देखने की जरूरत है। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं।